हेलो स्टूडेंट, मैं जीवी से स्वागत करता हूं आपका एमएचएस की ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो में हम अध्याय 3 अनुवांशिकी पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने मेंडल ने जो मटर का पादप का चुनाव क्यों किया था अपने प्रयोग के लिए, ये हम देख चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे संकरण करवाना, कि संकरण किस प्रकार से करवाया जाता है और मेंडल ने जो नियम दिए थे उनमें उसका क्या महत्व है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाएं याद होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम उन परिभाषाओं की बात करेंगे और साथ में हम विशिष्ट प्रकार के संकरणों की चर्चा करेंगे और हम एकल संकर संकरण भी करवाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं जो है हम देखते हैं। तो हमारी जो पहली परिभाषा है आज की वो है जीन। तो देखिए जीन की परिभाषा क्या होती है, जीन क्या होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक डायग्राम बनाया था कि देखो ऐसे जो है ये क्या है, एक गुणसूत्र है। गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। ठीक है, गुणसूत्र डीएनए से मिलकर बना होता है और डीएनए का एक छोटा सा भाग, डीएनए का छोटा सा भाग जो क्या करता है, लक्षण का निर्धारण करता है। लक्षण का निर्धारण करता है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। तो ये जो है हमारे क्या हो गया, जीन हो गए। ठीक है, तो हम अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो किताब में बड़ी आसान सी परिभाषा दी हुई है। लक्षणों को निर्धारित करने वाले कारक जीन कहलाते हैं। जीन कहलाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। हो सकता है एक नंबर में जीन की परिभाषा पूछ ली जाए। तो जीन की परिभाषा क्या हो गई, लक्षणों को निर्धारित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। अब देखिए जो मेंडल था उसके टाइम तक क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है, उसका आविष्कार नहीं हुआ था। इस वजह से उसने ये नहीं जाना था कि हमारे जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं, वो उसको पता नहीं था। लेकिन उसको ये पता था कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं। इस कारण से मेंडल को जीन शब्द पता नहीं था। इस कारण मेंडल ने क्या किया, लक्षणों को निर्धारित करने वाली जो चीजें होती है उनको कारक का ही नाम दे दिया कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं। लेकिन जोहानसन नामक जो वैज्ञानिक है, इसने क्या किया, जो कारक था उसी को क्या नाम दे दिया, जीन नाम दे दिया। तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक था, इसने क्या कर दिया, मेंडल ने जो कारक शब्द उपयोग किए थे उसी को किस नाम से जो है प्रकाशित करवाया या किस नाम का उपयोग किया, इसके लिए जीन नामक शब्द का उपयोग कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे किसकी परिभाषा हो गई, जीन की परिभाषा हो गई। और यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडल के द्वारा प्रयोग किए गए कारक शब्द का रूपांतरण किसने किया, तो किसने किया, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं युग्म विकल्पी। तो जो युग्म विकल्पी होते हैं वो क्या होते हैं, जीन से ही संबंधित है। जो युग्म विकल्पी है वो भी क्या है, जीन से संबंधित है। अब देखिए किस तरह से संबंधित है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि लक्षणों को निर्धारित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। तो देखिए लक्षणों को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं, लक्षणों को निर्धारित करने वाले कारकों के विशिष्ट या विपरीत, विपरीत भी कह सकते हैं और विशिष्ट भी कह सकते हैं, विपरीत स्वरूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। युग्म विकल्पी
कहलाता है। तो ये इसी से संबंधित परिभाषा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अभी मान लो कि हमारे शरीर में कोई लक्षण है, लंबाई का लक्षण ले लेते हैं, ये लक्षण, ये जो उदाहरण है वो बुक में भी दिया हुआ है, लंबाई का लक्षण, ठीक है। तो लंबाई के लक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई जीन है, जैसे कोई जीन हो गया, ठीक है। अब इस जीन में भी क्या होते हैं, इस जीन के दो विपरीत स्वरूप हैं। ये क्या कर सकता है, ये जो जीन है वो लंबाई को दो तरीके से नियंत्रित कर सकता है। हो सकता है कि ये पादप को क्या कर दे, लंबा कर दे, और हो सकता है कि ये क्या कर दे, बोना कर दे, ठीक है। ये जीन अगर ज्यादा कारगर रहा तो हो सकता है कि लंबा कर दे पादप को, और ये हो सकता है कि अगर ये कारगर नहीं रहा तो उसकी वजह से ये क्या हो सकता है, पादप बोना भी दे सकता है। तो क्या हुआ कि ये एक लक्षण है, लंबाई का लक्षण, उसको कोई जीन निर्धारित करता है, और उस जीन के दो विपरीत स्वरूप है। विपरीत इसलिए कहा क्योंकि सामान्यतः ये विपरीत होते हैं, जैसे लंबा बोना इसका विपरीत है, ठीक है। तो विपरीत का, और आप विशिष्ट भी कह सकते हैं, विशिष्ट स्वरूप युग्म विकल्प भी कहलाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो ये जीन हो गया, और जीन के ये दो विपरीत स्वरूप जो भी लक्षण को निर्धारित करते हैं। ये भी एक प्रकार की लंबाई है, और ये भी क्या है, लंबाई है, लेकिन लंबाई के दो स्वरूप हैं, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, युग्म विकल्प या एलील कह देते हैं। तो जब जीन अगर लंबेपन के लिए प्रयोग किया जाता है या लंबेपन को लेके आता है, तो हम उसको जो है इस तरीके से, जैसे लंबाई को हम क्या कहेंगे, टोलनेस कहेंगे, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, टी शब्द का उपयोग कर लिया, तो हम वहां पर क्या करेंगे, टी का उपयोग कर लेंगे, और बोने के लिए क्या कर देंगे, स्मॉल वाले का, ठीक है। बोने के लिए इसके ड्राफ्ट होता है, तो ड्राफ्ट नहीं लिख के हम क्या करेंगे, इसी को छोटा अक्षर मानेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये इसके क्या हो गए, विपरीत स्वरूप या एलील हो गए, ठीक है। या फिर हम ऐसे कहें कि तो क्या है, जोड़ी में हम सिंगल बात करें तो ये क्या है, जीन का एक एलील, और ये है क्या है, जीन का दूसरा एलील हो गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, एलील हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम अगली परिभाषा की। तो अगली परिभाषा हमारी किसकी, समयुग्मजी की, ठीक है। तो समयुग्मजी अब इससे संबंधित है। देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं कि एक जो लक्षण होता है उसको युग्म विकल्पी जो है निर्धारित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक लक्षण के दो युग्म विकल्पी होंगे। अब मान लीजिए कि अगर कोई लक्षण है, उसके जो युग्म विकल्पी है अगर वो समान है, कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे हम बात करते हैं लंबेपन की बात करते हैं, तो लंबेपन को क्या किया जाता है, दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या हो सकता है, दोनों जो एलील हैं वो क्या हो सकते हैं, कैपिटल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त लंबेपन के लिए एक एलील कैपिटल हो सकता है, और एक एलील क्या हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो देखिए, इस अवस्था को तो हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी। इस अवस्था को क्या कहेंगे, समयुग्मजी कहेंगे। इस अवस्था को क्या कह देंगे, समयुग्मजी कह देंगे, और इस अवस्था को क्या कह देंगे, विषम युग्मजी कह देंगे, ठीक है। इसको समयुग्मजी और इसको विषम। तो हमने इसे विषम युग्मजी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एलील है, ये कैपिटल एलील है, और ये क्या है, स्मॉल एलील है। तो क्या हो गया, ये भिन्न भिन्न प्रकार के, तो हमने क्यों इसको क्या कह दिया, विषम युग्मजी कह दिया, ठीक है। तो यहां से हमारी क्या हो गई, दोनों ही परिभाषा क्लियर हो गई। लेकिन आप परिभाषा में लिखेंगे क्या, देखिए आप क्या लिखेंगे, जब लक्षण को निर्धारित करने वाले जो एलील हैं वो समान प्रकार के हों, तो इस अवस्था को हम क्या कह देते हैं, समयुग्मज कह देते हैं। और लक्षण को निर्धारित करने वाले जो एलील हैं अगर वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो उस अवस्था को क्या कह देते हैं, विषम युग्मजी कह देते हैं। अब इनको हमने इंग्लिश में भी लिखा है, जिनको जीन कहते हैं इंग्लिश में, युग्म विकल्पी को एलील कहते हैं। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन एलील के नाम से भी आ सकता है, ये ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है, एलील, ठीक है। समयुग्मजी को हम होमोजाइगस कहते हैं, और विषम युग्मजी को हेटेरोजाइगस कह देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी आगे की परिभाषाओं की। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं अगली परिभाषाओं की। तो अगली परिभाषा हमारे लक्षण प्रारूप की। लक्षण प्रारूप को हम इंग्लिश में फिनोटाइप भी कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन फिनोटाइप से भी पूछा जा सकता है, फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप क्या होता है, जब हम किसी जीव के केवल बाह्य लक्षणों की बात करते हैं कि कोई जीव जो है बाहर से कैसा प्रतीत होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लक्षण प्रारूप। और अगर हम उसकी
आनुवांशिक स्ट्रक्चर, आनुवांशिकीय संरचना की बात करें कि उसके अंदर जीन किस प्रकार के हैं, तो हम फिर उसको क्या बोल देते हैं, जीनोटाइप या जीन प्रारूप कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी जीव के बाह्य, इस पर से लिख देते हैं, किसी जीव के लक्षणों का बाह्य स्वरूप लक्षण प्रारूप कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। ठीक है, जैसे एकल संकर संकरण जब हम पढ़ेंगे हम, तो वहां पर क्या होगा, F1 पीढ़ी में क्या होगा, F1 पीढ़ी जो आएगी उसका जो लक्षण प्रारूप होगा वो क्या होगा, लंबापन। सभी पौधे कैसे आएंगे वहां पर, लंबे, सभी पादप लंबे आएंगे। या अगर आप इससे नहीं समझना चाहते तो F2 पीढ़ी जो होती है वो इस उदाहरण को समझ लीजिए, बहुत ही बढ़िया होती है। F2 पीढ़ी में क्या होता है कि लंबे पौधे जो होते हैं वो होते हैं 3, और बौने पौधे जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, जो लक्षण प्रारूप है वो कितने अनुपात में पाया जाता है, 3:1 में पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, जीन प्रारूप की। तो किसी जीव के लक्षणों का आनुवांशिक स्वरूप जीन प्रारूप कहलाता है। तो ये परिभाषा हो गई हमारे किसकी, जीन प्रारूप की। तो किसी जीव के लक्षणों का आनुवांशिक स्वरूप क्या कहलाता है, जीन प्रारूप कहलाता है। अब क्या करते हैं हम, इसी का उदाहरण देखते हैं। तो जैसे F2 पीढ़ी थी, तो यहाँ पर भी F2 पीढ़ी जो होती है, ये तो क्या था, लक्षण अनुपात था। ठीक है, लक्षण प्रारूप था। अब बात करते हैं किसके, जीन प्रारूप की। तो जीन प्रारूप में क्या होता है, इसमें एलील की बात करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शुद्ध लंबा पादप होता है। शुद्ध लंबा पादप कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और अशुद्ध लंबा कितना होता है, जब ये हम एकल संकर संकर में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, आप यहाँ पर घबराइए बिल्कुल नहीं। तो अशुद्ध लंबा पादप कितने होंगे, 2 होते हैं, और शुद्ध लंबा जो पादप होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इस वजह से इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2:1 हो जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये लक्षण प्रारूप हो गया और ये जीन प्रारूप हो गया, और ये दोनों के उदाहरण भी हो गए कि जब हम एकल संकर संकरण करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, F2 पीढ़ी में जो लक्षण अनुपात होता है वो कितना होता है, 3:1, जबकि जीन प्रारूप क्या होता है, 1:2:1 होता है। तो ये दोनों के उदाहरण हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रभावी की और अप्रभावी लक्षण की। इनको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और इसको क्या बोल देंगे, रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो अब देखिए प्रभावी लक्षण क्या होता है। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रदर्शित कर देता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वह लक्षण क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो ऐसा लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है, हम उसको क्या बोल देते हैं, प्रभावी लक्षण बोल देते हैं। तो वह लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रदर्शित कर लेता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रभावी लक्षण बोल देते हैं। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वह लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, या F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाला लक्षण क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो जैसे हम यहाँ पर बात करें तो F1 पीढ़ी जो होती है, ये तो F2 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी में केवल और केवल कौन सा लक्षण दिखाई देता है, लंबा लक्षण दिखाई देता है। मैंने अभी यहाँ पर इसकी जगह लिखा था सभी पौधे लंबे, तो वहां पर केवल क्या दिखाई देता है, लंबा पादप ही दिखाई देता है। तो F1 पीढ़ी के लिए जो लंबापन का जो लक्षण है वो क्या है, प्रभावी लक्षण है। अब बात करते हैं अप्रभावी लक्षण की, तो बिल्कुल इसकी उल्टी हो जाएगी, वह लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को
प्रदर्शित नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वह लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, कौन सा लक्षण कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर F1 पीढ़ी के लिए बोनेपन का जो लक्षण होता है, बोनेपन का जो लक्षण होता है वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण कहलाएगा, क्योंकि ये F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता। अब ये सारी चीज जो आपको है समझ में कब आएगी, जब हम एकल संकर संकरण पढ़ेंगे, क्योंकि सारी परिभाषाएं उससे संबंधित है। ये उदाहरण वहां समझ में आएंगे, लेकिन बस आप यहाँ पर परिभाषाएं याद कर लीजिए। तो एक बार और देख लीजिए फटाफट, किसी जीव के लक्षणों का बाह्य स्वरूप क्या कहलाता है, फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की किसी जीव के लक्षणों का आनुवांशिक स्वरूप जीन प्रारूप कहलाता है। ठीक है, ये जीन प्रारूप हो गया। उसके बाद हमने बात की वह लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट कर पाता है वो तो क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण। ठीक है, और जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है वो क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ये प्रभावी हो गया और ये कौन सा हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। अब इसके बाद हम आगे की परिभाषाएं देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारी अगली परिभाषा है एकल संकर संकरण। तो देखिए हम पहले समझते हैं कि संकरण क्या होता है। अब आपने क्या है पिछली क्लासों में पढ़ा है कि निषेचन नाम की एक चीज होती है, निषेचन के अंदर क्या होता है, नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक से जुड़ता है। ठीक है, जैसे नर का कोई X युग्मक है वो नर का कोई Y युग्मक है जो कि क्या है, मादा के X युग्मक से क्या होता है, जुड़ता है और यहाँ पर XY बन जाता है। तो हम इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मतलब नर व मादा युग्मक जो होते हैं उनका मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब निषेचन का संकरण से क्या लेना देना है, देखिए अगर प्राकृतिक रूप से नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, नर पादप और मादा पादप का चुनाव करके, नर पादप और मादा पादप का चुनाव करके हमारी इच्छा से अगर वहां पर निषेचन करवाते हैं तो उसी निषेचन को हम क्या बोल देते हैं, संकरण बोल देते हैं। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि विशिष्ट लक्षण को लेकर पादपों में जनन प्रक्रिया करवाई जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, संकरण कह देते हैं। एक बार और सुन लीजिए, विशिष्ट लक्षण को लेकर पादपों में करवाई गई जनन प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा संकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये परिभाषा हमारी किसकी हो जाएगी, संकरण की, कि अलग अलग या विशिष्ट प्रकार के लक्षणों को लेकर पादपों में यदि जनन प्रक्रिया करवाई जाती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, संकरण कह देते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एकल संकर संकरण की। अब ये परिभाषा बड़ी आसान हो जाएगी अगर आपको संकरण समझ में आ गया है तो। यदि एक लक्षण को लेकर, यहां पर संकर का मतलब किससे है, लक्षण से है, तो एक लक्षण को लेकर अगर संकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एकल संकर संकरण। लेकिन बुक में परिभाषा क्या दी हुई है कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है हम उसको क्या बोल देते हैं, एकल संकर संकरण बोल देते हैं। दोनों परिभाषा ठीक है, आप किताब में से भी याद कर सकते हैं और मेरे बताई हुई परिभाषा भी याद कर सकते हैं। तो देखिए वह संकरण जिसमें एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाएगा, एकल संकर संकरण कहलाएगा। वह संकरण जिसमें एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोल देते हैं, एकल संकर संकरण बोल देते हैं। थोड़ा सा और लिखा हुआ है किताब में, एक लक्षण की वंशागति, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, एकल संकर संकरण बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक लक्षण को लेकर करवाया गया संकरण क्या कहलाता है, एकल संकर संकरण कहलाता है। अब डिट्टो इसी की जैसी परिभाषा हो जाएगी, बस यहाँ पर हमको एक की जगह क्या लिख देना है, दो लिख देना है, तो वो क्या हो जाएगा, वह द्विव संकर संकरण की परिभाषा हो जाएगी। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों
की वंशागति का अध्ययन किया जाता है हम उसको क्या बोल देते हैं, द्विसंकर संकरण बोल देते हैं। इसके अतिरिक्त किताब में त्रिसंकरण की परिभाषा दी हुई है, बहुसंकरण की परिभाषा दी हुई है। अगर त्रि का पूछे तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, त्रि लिख देना, 3 लक्षण लिख देना है। और अगर बहु पूछे तो वहां क्या लिख देना है, अनेक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। वह संकरण जिसमें अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है वह बहुसंकरण संकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम परीक्षण संकरण की। तो ये हमारे लिए मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, ये भी हमारे लिए मोस्ट टॉपिक है। ये क्या है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूछे गए भी हैं। तो आपको अभी केवल परिभाषा ही बता रहे हैं कि परिभाषा इसकी क्या होगी, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो देखिए परीक्षण संकरण क्या होता है। जैसे हम क्या करेंगे, जब संकरण करवाएंगे तो वहां क्या होगा, पहले हम जनक लेंगे। जैसे हमने नर के रूप में जो है लंबा पादप लिया, ठीक है, और मादा के रूप में बौना पादप ले लिया। ठीक है, और जब इनका निषेचन हुआ तो हमारे पास, जब इनका संकरण हुआ या निषेचन हुआ तो हमारे पास F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। अब F1 पीढ़ी के रूप में जैसे हम मान लेते हैं कि हमको क्या हो गया, लंबा पादप प्राप्त हो गया। तो देखिए जो लंबा पादप होता है, अभी हमने बात की थी कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की। तो लंबा जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है और बौना जो होता है वो क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। तो ये क्या है, अप्रभावी, ये क्या है, अप्रभावी है, और ये क्या है, प्रभावी है। ठीक है, तो जो F1 पीढ़ी होती है, अगर इसके जो पादप है या जो जीव है, अगर उनका संकरण किससे करवा दे, अप्रभावी से करवा दे, तो हम उस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, परीक्षण संकरण कह देते हैं। एक बार और देख लीजिए, F1 पीढ़ी में प्राप्त जीवों का संकरण या F1 पीढ़ी का संकरण किससे करवा दिया जाए, अप्रभावी जनक से। ये क्या है, जनक है, क्या है, जनक है। तो F1 पीढ़ी का संकरण किससे करवाया जाए, अप्रभावी जनक से करवाया जाए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, परीक्षण संकरण बोल देते हैं। तो F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाए तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा, ऐसा संकरण परीक्षण संकरण कहलाएगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं संकर पूर्वज या पश्च संकरण की। ये भी चीज संबंधित है, ये जो चीज है वो आपको यहीं से समझ में आ जाएगी। देखिए संकर पूर्वज का मतलब है, संकर का मतलब जैसे मान लो कि संकर लक्षण को भी कह देते हैं हम, और ऐसी जो जीव है उसको भी कह देते हैं जो कि दो अलग लक्षणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे इसमें लंबेपन का लक्षण भी है, बौनेपन का लक्षण भी है। वो अलग बात है कि आप दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके अंदर है। ठीक है, तो दो लक्षणों के मिश्रण से बना है, तो उसको हम संकर कहते हैं। संकर ऐसा जीव होता है जो क्या होता है, दो लक्षणों के मेल से बनता है या दो जीवों के मेल से बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संकर हो। अब देखिए पूर्वज या पश्च संकरण का क्या मतलब है, अगर हम जो पीढ़ी प्राप्त हुई है हमको, हम किसी भी जनक से करवा दे, नर से भी करवा दे या मादा से करवा दिया, हम कहें कि F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार के जनकों से करवाना क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, संकर पूर्वज संकरण हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के जनकों से करवाना क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। ठीक है, तो जब हम संकरण करवाना सीखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ये परीक्षण संकरण क्या होता है, संकर पूर्वज संकरण क्या होता है, बाह्य संकरण क्या होता है, ये सभी प्रकार के संकरण हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं अगली परिभाषाओं की। अभी ये जो है इसके बाद परिभाषा खत्म हो जाएगी। तो देखिए अगली परिभाषा हमारी व्युत्क्रम संकरण की। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार के संकरण में क्या होता है। अब तक हमने दो प्रकार के संकरण देख लिए, इस प्रकार के संकरण में क्या होता है। इस प्रकार के संकरण में क्या होता है, जैसे हमने नर लिया और मादा ली। ठीक है, जैसे लंबे पादप को नर के रूप में और बौने पादप को किसके रूप में ले लिया, मादा के रूप में ले लिया। ठीक है, और हमने F1 पीढ़ी भी यहाँ पर प्राप्त कर ली। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आप क्या करें, जो नर का जो लक्षण है वो किससे ले ले, मादा से, और जो मादा का जो लक्षण था वो किससे ले लिया, नर से ले लिया। कहने का तात्पर्य ऐसे है, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, नर को कैसा ले रहे थे, लंबे लक्षण वाला ले रहे थे, और मादा कौन सी ले रहे थे, बौने लक्षण वाली ले रहे थे। जबकि अब क्या करेंगे, मादा तो कौन सी लेंगे,
लंबे लक्षण वाली लेंगे और नर कैसा लेंगे, बोना नर लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, व्युत्क्रम संकरण बोल देते हैं। परिभाषा के रूप में हम क्या बोलेंगे, वह संकरण जिसमें नर व मादा के लक्षणों का व्युत्क्रम कर दिया जाता है, हम उसे क्या कह देते हैं, व्युत्क्रम संकरण कह देते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, व्युत्क्रम संकरण हो गए। अब बात करते हैं जनक पीढ़ी की। तो देखिए, संकरण करवाने के लिए जिन पादपों का चुनाव किया जाता है, हम उसको क्या कह देते हैं, जनक पीढ़ी कह देते हैं। संकरण के लिए चुने गए पादप क्या कहलाते हैं, जनक पीढ़ी कहलाती है। कुछ ज्यादा मुश्किल परिभाषा नहीं है, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है एफन पीढ़ी। जनक पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी क्या कहलाती है, एफन पीढ़ी कहलाती है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जनक जीवों में संकरण से प्राप्त पीढ़ी क्या कहलाती है, एफन पीढ़ी कहलाती है। तो ये क्या हो गए, हमारे एफन पीढ़ी हो गई। अब बात करते हैं एकल संकर संकरण अनुपात क्या होता है। ये एकल संकर अनुपात क्या होता है, तो एकल संकर संकरण से प्राप्त जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, एकल संकर अनुपात कहलाएगा। और अगर द्विव संकर संकरण से प्राप्त अनुपात जो होता है उसको क्या बोल देंगे, द्विव संकर अनुपात कह देंगे, जो किताब में लिखा हुआ है। इस तरह से ये हमारी क्या हो जाती है, सारी परिभाषाएं कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे अगली जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एकल संकर संकरण किस प्रकार से करवाया जाता है, या हम यूं कहें कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम हम देखेंगे। तो पहले हम एकल संकर संकरण करवाना सीखेंगे, उसके बाद हम नियम की बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे मेंडल के नियमों की। इनको हम आनुवंशिकता के नियम भी कहते हैं और इन्हें हम मेंडलवाद के नियमों के नाम से भी जानते हैं, या मेंडलवाद भी कहते हैं। तो मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अभ्युन का नियम। तो अभी हम केवल बात करेंगे किसकी, प्रभाविता के नियम की। एकल संकर संकरण से इसको समझेंगे। तो देखिए ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण प्रभावी व दिखाई नहीं देने वाले लक्षण अप्रभावी कहलाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा प्रभाविता का नियम है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम एकल संकर संकरण करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, एफन पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा वो प्रभावी होता है, जो दिखाई नहीं देता है वो कौन सा लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एकल संकर संकरण किस प्रकार से करवाया जाता है। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, एक नर लिया जाता है और एक मादा के रूप में जो है पादप या पुष्प जो है लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने क्या कर लिया, नर कौन सा ले लिया, लंबा ले लिया, और मादा के रूप में हमने कौन सा पादप लिया, बोना लिया। इन दोनों के बीच में ये क्रॉस का चिन्ह लगा दिया जाता है और इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, संकरण, क्योंकि हमने हमारी इच्छा से लक्षणों का चुनाव किया है और यहाँ पर इस तरह से एक तीर लगा देते हैं। ठीक है, अब इधर हम लिख देते हैं क्या, जनक, इधर क्या लिख देते हैं, जनक, और यहाँ क्या लिख देते हैं, देखिए ये जो लक्षण है हमको बाहर से नजर आएंगे, तो ये कौन से लक्षण हो गए, ये फिनोटाइप हो गए, अर्थात लक्षण प्रारूप हो गए। तो ये यहाँ क्या लिख देंगे, फिनोटाइप हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम जीनोटाइप लिखेंगे तो लंबेपन को, ये शुद्ध लंबा लिया है हमने, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, और इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एलिल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनसे युग्मकों का निर्माण करेंगे। देखिए युग्मकों का निर्माण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है। अगर हम एकल संकरण की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि जो एलिल है इनको पृथक करके हमको गोलों में बंद कर देना। ठीक है, इस तरह से, और इधर भी क्या कर देंगे, इस तरह से हम जो है क्या कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे और गोलों में बंद कर देंगे। अब हम इसको क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे। और यह आपने 9th पढ़ा है कि जो
जनक होते हैं या जो माता पिता होते हैं, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उनसे युग्मों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप युग्मक बनते हैं और उन्हीं युग्मक के मिलने से क्या होता है, नई पीढ़ी का निर्माण होता है। तो ये हमारे युग्मक बन गए। अब हमको क्या करना है, इसको मिलाना है। तो मिलाने के लिए क्या करना है, एक नर का युग्मक उठाना, उसको मादा के दोनों युग्मक से मिला देना, फिर दूसरा युग्मक उठाना, उसको मादा के दोनों युग्मकों से मिला देना। देखिए जैसे हमने पहला युग्मक उठाया और इसको इससे मिला दिया तो क्या हो गया, ये कैपिटल और इधर वाला क्या है, स्मॉल। ठीक है, अब दूसरा वाला ये पहला उठाया और इस मादा के दूसरे वाले से मिला दिया, ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल हो जाएगा। अब इसका दूसरा उठाते हैं, मादा के पहले वाले से मिलाते हैं, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल, और इसको मादा के दूसरे वाले से मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि सभी प्रकार के जो ये हैं, जो हमको पीढ़ी प्राप्त हुई है वो क्या है, सेम प्रकार की है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले तो जीनोटाइप देख लेते हैं, हमको जीनोटाइप प्राप्त हुआ, तो जीनोटाइप जो है वो क्या प्राप्त हुआ, हमको 100% प्राप्त हुआ। और फिनोटाइप की बात करें तो देखिए ये हमको बाहर से कैसा दिखाई देगा, बाहर से हमको हमेशा कौन सा लक्षण दिखाई देता है, जो कैपिटल वाला होता है। तो कैपिटल वाला क्या है, कैपिटल टी है। कैपिटल टी किसके लिए आता है, लंबे के लिए। तो ये भी कैसा होगा, लंबा होगा, ये भी कैसा होगा, लंबा होगा, ये भी कैसा होगा, लंबा होगा, और ये भी कैसा होगा, लंबा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो फिनोटाइप है, क्या है, फिनोटाइप है, वो भी क्या है, 100% है। फिनोटाइप इसका क्या हो गया, 100% हो गया। जीनोटाइप इसका क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर हमने बोना भी लिया था और लंबा भी लिया था, लेकिन हमको दिखाई कौन सा दे रहा है, केवल और केवल लंबा दिखाई दे रहा है। तो इस नियम में क्या था, इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण कौन से लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है, ये लंबेपन का लक्षण दिखाई दे रहा है। तो लंबेपन का जो लक्षण है वो कैसा लक्षण है, प्रभावी। कैसा लक्षण है, प्रभावी। और ये जो बोनेपन का लक्षण यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बोनेपन का लक्षण कौन सा लक्षण हो गया, अप्रभावी। अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या था, एकल संकर संकरण। ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसमें केवल हमने F1 पीढ़ी ही प्राप्त की है। ये F1 पीढ़ी है और हम यहाँ पर भी बात किसकी कर रहे थे, प्रथम पीढ़ी की बात कर रहे थे। तो ये प्रथम पीढ़ी हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, F1 पीढ़ी हो गई, जिससे हमने किसको समझ लिया, प्रभाविता के नियम को समझ लिया। ध्यान रखिएगा जब आपसे प्रभाविता का नियम पूछा जाए तो संकरण को केवल यहीं तक ही करवाना है। ठीक है, इसके आगे भी यही संकरण हम आगे भी पढ़ेंगे, जो कि हम दूसरे नियम में पढ़ेंगे। जब दूसरा नियम पढ़ेंगे तो युग्मक की शुद्धता का नियम। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, प्रभाविता का नियम। और अगला जो हम टॉपिक चालू करेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, युग्मक की शुद्धता का नियम देखेंगे। अभी हमने केवल प्रभाविता का नियम देखा है, तो अगले वीडियो में हम युग्मक की शुद्धता का नियम देखेंगे और साथ ही स्वतंत्र अपव्यय का नियम भी देखेंगे और विशिष्ट प्रकार के संकरण भी करवाएंगे। और एक छोटा सा टॉपिक रहेगा कि मेंडल के नियमों का क्या महत्व है। तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगले वीडियो में ही ये चैप्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, बस वो थोड़ी बड़ी होगी तो ये चैप्टर उसमें खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन परिभाषाओं को याद कर लीजिए और संकरण भी आप कॉपी में बनाकर देखिए कि आपको ये आया कि नहीं आई। ये सारी चीज जो है आपको लिखनी आनी चाहिए और बिल्कुल ही जो है बिल्कुल स्पष्ट और साफ तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल काटाफिटी नहीं होनी चाहिए। तो पहले आप इसको किससे करवाइए, पेंसिल से करवाइए। वैसे भी आपको पेपर में इसको पेंसिल से ही करवाना है, ये पेंसिल से होना चाहिए, पेन से नहीं होना चाहिए। अगर पेन से होगा हो सकता है कि आपके नंबर काट लिए जाए, तो आपको ये पेंसिल से ही करवाना है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने से आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ताकि आप इसको एक बार में ठीक बना सकें। और ये मोस्ट क्वेश्चन भी है, 2 नंबर में ये पूछा भी जाता है, प्रभाविता का नियम समझाइए या स्वतंत्र अपव्यय का नियम समझाइए, परीक्षण संकरण समझाइए। परीक्षण संकरण हो या किसी प्रकार का संकरण हो, अगर आपको एकल संकरण आ जाता है तो आप जो है किसी प्रकार का संकरण करवा सकते हैं। यहाँ तक कि द्विव संकरण जो होता है वो भी आप इससे करवा पाएंगे। तो पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगली वीडियो में हम एकल संकरण और द्विव संकरण दोनों दोबारा से देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।